जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए मार्केट में जो करंट पब्लिकेशन का नया प्रैक्टिस सेट का बुक आया हुआ है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बुक से कुछ प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो साथियों, आज हम लोग इसी बुक से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इस बुक की बात करें तो ये बुक विज्ञापन संख्या 02/2025 के पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपको टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स और एक प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2021 में बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम लिया गया था। ठीक है, 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट, एक प्रीवियस ईयर पेपर। बाकी इस बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है अभी प्रैक्टिस सेट में आपको कराएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। शानदार बुक है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में आगे आपको यातायात संकेत, मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, विजातीय, जीवोम, अजैव या फिर डी स्थानिक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विजातीय। इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रजातियाँ जो किसी देश में स्थानीय प्राकृतिक वातावरण के निवासी नहीं है लेकिन वे बाहर से आकर वहाँ निवास करते हैं, तो उसको कहा जाता है विदेशी प्रजातियाँ, यानी कि विजातीय कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यूएनडीपी के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, यूएनडीपी के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 130वां स्थान है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 193 देशों में से भारत का स्थान जो है 130वां है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। चलिए आगे देखते हैं, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56वां संशोधन, जो कि 1987 में हुआ था। ठीक है, 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार गोवा जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 25वां राज्य बना। गोवा की राजधानी कहाँ पर है? पणजी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? चलिए बताइए, कौन सा रोग है जो एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो ये रोग है जीका बुखार। ठीक है, जीका बुखार, जिसे जीका वायरस रोग या केवल जीका के नाम से भी जाना जाता है। ये जीका वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है और इसके लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार है? एडिज मच्छर। कौन सा? एडिज मच्छर, जो कि दिन में काटता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जीका बुखार। मलेरिया की बात करें तो ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। और मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो इसका आंसर है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो धौलावीरा स्थान जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, धौलावीरा। चलिए आगे देखिए, भारत में
पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि? तो याद रखिएगा बेसई की संधि या फिर इसको बोलते हैं बेसिन की संधि, जो कि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा इस बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में। ऑलरेडी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए, अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मिलेगा वो आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे। फिलहाल अभी आप लोग, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैसेज करके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। बैच में आपका शाम 7 बजे क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, उसका भी पीडीएफ दिया जा रहा है और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है उसका पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा। तो किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए इसका सही जवाब होगा प्रचंडगढ़ का किला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्रचंडगढ़ का किला मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस अनुसूचियों के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली अनुसूची के तहत। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पहली अनुसूची। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का एक हिस्सा है। बताइए कौन सा मामला होगा? आर्थिक मामला, राजस्व, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन या वित्तीय सेवाएं? तो बजट प्रभाग जो है आर्थिक मामलों के, ठीक है, कौन सा विभाग हो जाएगा? आर्थिक मामलों के विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। तो आपको बताना है एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एफपीआई का संक्षिप्त रूप हिंदी में होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और इंग्लिश में देख सकते लिखा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जाएगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है ये पूरा नोट्स मिलेगा। स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, वन लाइनर आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा उसी बैच में। मात्र 125 में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र नगर का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसके यात्रा वृत्तांत से पाटलिपुत्र के विनाश स्थिति का पता चलता है। ठीक है, ह्वेनसांग यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इस किसकी रचना है? तो भारतीय लेखिका अरुंधति राय की रचना है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये जो पुस्तक है नक्सली माओवादी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? नक्सली माओवादी विद्रोह पर। एतमाद उदौला या इतिमदाद उदौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये जो
इतिमदाद उल्ला का मकबरा है, इसको अक्सर ताजमहल का नकल माना जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो बीज के पकने के समय होने वाली बारिश जो है कॉफ़ी के बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि पकने के समय अगर वर्षा हो जाता है तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर पकने के समय वर्षा होता है तो कॉफ़ी बागानों को नुकसान हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब क्वेश्चन बन सकता है, जो कॉफ़ी का पौधा होता है इसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा की बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच इसको वर्षा की आवश्यकता होती है कॉफ़ी के बागान को। तो आंसर यहाँ पर नुकसान वाला पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? यानी कि बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है झेलम नदी। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है झेलम नदी। झेलम नदी श्रीनगर शहर की जीवन रेखा है, आंसर बी होगा। आगे देखिए, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को नाम दिया गया है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, इसको नाम दिया गया है तलकर्षण। क्या नाम दिया गया है? तलकर्षण। चलिए आगे देखिए, जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो 6 मई 2025 को जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को, ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज को, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेडरिक मर्ज। चलिए आगे देखते हैं, तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। आगे देखिए, भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। यानी कि भारत में जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2019 में। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2019 में लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था? और साथ ही ड्राइवर के बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला इक्ता भूमि जो कि ऑप्शन ए में दिया है, दूसरा था आपका खालिसा भूमि, तीसरा इनाम भूमि। तो खाली यहाँ पे इक्ता भूमि दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? पहला वाला। तीनों आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कुल निर्यात उच्च स्तर पर पहुंच गया किसके सर्वकालिक? तो बताइए कितना बिलियन डॉलर के सर्वकालिक? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 824.9 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आंसर होगा देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? घाट प्रवाह नदी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, घाट प्रवाह नदी। आगे देखिए, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में, कहाँ पर है? मुंबई में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आगे अभी हम यातायात संकेत, मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा युग्म गलत है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए अहोम राजवंश असम दिया हुआ है, ठीक है। गजपति राजवंश ओडिशा, ये भी आपका सही है। सरकी राजवंश पंजाब, ये गलत हो जाएगा। सरकी राजवंश पंजाब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। सरकी राजवंश का शासन कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, ना कि पंजाब में। बाकी मेवाड़ राजवंश का राजस्थान से बिल्कुल सही है। ये तीनों सही है, सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। शिशुओं में जन्म के समय जो नी कैप नाम की हड्डी है, यानी हिंदी में बोलते हैं जानुका हड्डी, ये नहीं होती है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी नेपाल के कवि है भानुभक्त आचार्य, इसका पूछा गया है किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। योगसूत्र, महाभारत, मनुस्मृति या फिर रामायण, यानी इसमें से किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था भानुभक्त आचार्य ने, तो याद रखिएगा रामायण का। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। वैसे रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस के लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था, आंसर है प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार शरीफ की बात करें तो एक याद रखिएगा ओदंतपुरी, ठीक। ओदंतपुरी महाविहार किसने बनवाया था, तो पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में ओदंतपुरी महाविहार बनवाया गया था, जिसे 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को नष्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है, बताइए। तो कौन सा फूल है जो रात में खिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका एंजल्स ट्रम्पेट, ये रात में खिलता है। हिंदी में बोलते हैं मून फ्लावर या परी की तुरही, ठीक है। ये एक फूल है जो रात में खिलता है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। अब यहाँ से यातायात संकेत देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है जो यहाँ पर दिया हुआ है। यातायात संकेत से 100% क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो सही से सिंबल को देख लीजिए और बताइए इसका अर्थ क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाएगा, इस यातायात संकेत का अर्थ है आगे सड़क पतली है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे सड़क का सिंबल है और आगे जाके संकीर्ण हो गया, साकरा हो गया है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सड़क की चौड़ाई अधिक है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, पतला हो गया है, तो आगे सड़क पतली है, इसका अर्थ है। चलिए आगे देखिए, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है, बताइए। तो इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आगे सड़क विभाजित है। यहाँ पर देखिए एक सड़क दिख रहा है इस तरह से, आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो याद रखिएगा इस तरह से आप समझ के भी याद कीजिए। आगे क्या है, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, 31 के लिए आंसर आपका हो जाएगा आगे सड़क विभाजित है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको मैच कीजिए फिर याद करना, डायरेक्ट आपको याद नहीं करना है। एक सड़क है, आगे जाके 2 पार्ट में बढ़ गया, तो आगे सड़क क्या है, विभाजित है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए, पूरा PDF आपको आंसर के साथ दिया जाएगा बैच में, तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस यातायात संकेत का अर्थ आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो रास्ता दें। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से उल्टा त्रिभुज मिले तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रास्ता दें। यह संकेत किसे इंगित करता है, प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा नहीं 4 से 5 यातायात संकेत को देखेंगे, अगर एक साथ बता देंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा। तो ये किसे इंगित करता है, ये करता है स्टॉप, यानी कि रुकिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टॉप, आपने लिखा भी देखा होगा इस तरह से होता है स्टॉप। चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। तो किसी यंत्र को चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता वर्षों के लिए होती है, यानी कितने वर्षों के लिए होती है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए होती है। कितना, 1 वर्ष के लिए। सड़क पर चलने वाली मोटरें
किससे चलती है? बिल्कुल एग्जाम के जैसा पेपर है, बताइए। तो साथियों, सड़क पर चलने वाली मोटरें जो है ये किससे चलती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनमें से सभी से चलती है। आपने देखा होगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, वे क्या क्या है? यानी कि नई मोटर कार जो अभी लॉन्च हो रहा है उसमें क्या क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है लेफ्ट हैंड ड्राइवर, स्टीयरिंग गियर सिस्टम मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ये सब कुछ मिलता है नई गाड़ियों में। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, लेफ्ट हैंड ड्राइवर से क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। तो लेफ्ट का मतलब बायां होगा, तो गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसका स्टीयरिंग व्हील दाहिने हाथ की ओर दिखता है। गलत है, दायां नहीं, लेफ्ट का मतलब ये होता है बायां। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए दिया हुआ है बाएं हाथ की ओर दिखता है स्टीयरिंग, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। युद्ध काल में लड़ाई के मैदानों में जो जीप कारें प्रयोग में लाई गई उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ पर लगाए गए? इसको याद रखिएगा, बाएं हाथ पर, डायरेक्ट याद कर लीजिए, बाएं हाथ पर। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जहरीली गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट के लिए बस इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब देखिए, जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए नया जो बैच ओपन हुआ है, ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं क्या करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है, ठीक। प्ले स्टोर पर आने के बाद वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, सक्सेस वर्ल्ड MCQ इस नाम से मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसको इंस्टॉल कीजिए, फिर आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर ही आपको इस तरह से मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर नई भर्ती 2025 के लिए बैच। तो मात्र 125 में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा और डिटेल में जानना हो तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा।